पहले जो समर्पण था वो अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। थोड़ा सा पिछले 3-4 दशक में परिवारों में करियर के प्रति ज़्यादा आग्रह जो बना है विद्यार्थियों का। पहले बिंदास होकर विद्यार्थी देर देर तक चाय की थड़ी पर बैठते थे, समाज के विषयों पर चर्चा करते थे। कहीं आंदोलन मूवमेंट के लिए हमको मसल पावर लोग संख्या के रूप में भी और विचार के साथ अड़ने भिड़ने वाले लोग हर समय तैयार रहते थे। आज नई पीढ़ी बहुत करियरिस्ट हो जाने के कारण ऐसे सामाजिक कामों में थोड़ी दूरी। और गार्ड से पूछता है कि प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी, तो गार्ड कहता था वो जो कमलेश विद्यार्थी हैं वो, हाँ तो वहाँ चले जाओ। तो कभी ये संकट नहीं हुआ कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं उनको विद्यार्थी कहा जा रहा है? उनके लिए उनके पुराने कुर्ते का नाप लेकर के कुर्ता सिलवा दिए, 2 कुर्ते 2 पायजामे नए सिलवा दिए। 7 दिन के प्रवास के बाद जब जाने लगे तो नया कुर्ता पायजामा मैं उनके बैग में रख दिया। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने वापस निकाल कर रख दिया, फिर मैंने वापस रख दिया। अच्छा 2-3 बार जब हुआ तो उन्होंने कहा कमलेश जी ये मेरे नहीं है ये। तब मैंने कहा भाई साहब आप कहा ये अभी आप ही के लिए बनवाए मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मेरे पास 2 कुर्ते 2 पायजामे हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। किस तरह के संघर्षों से निखर कर संघ ने वट वृक्ष का रूप लिया है, उसके पीछे देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ध्येय वाक्य क्या रहा, राष्ट्र प्रथम, और साथ ही साथ संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छा करना है वो करते रहें। आप जिस भी क्षेत्र में हैं समाज जीवन के, जहां आपकी उपस्थिति है वहां संघ का संस्कार दिखता रहे। और इसी विचार को जिन लोगों ने जिया है उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे साथ स्टूडियो में है। जी हाँ, आज हमारे साथ संघ के अपने अनुभव साझा करने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं प्रोफेसर कमलेश जी विद्यार्थी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रोफेसर कमलेश जी विद्यार्थी आयुर्वेद विभाग से जुड़े हुए रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में लंबे समय तक आप प्रोफेसर रहे, आप वहां विभाग के प्रमुख भी रहे और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी आप लंबे समय से सक्रिय हैं, अनेक सामाजिक संगठनों में काम करते हैं। लेकिन मूल क्या है? मूल तो संघ ही है। आज इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इस समय क्या कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा अभी वर्तमान की करना चाहेंगे कि इस समय संघ के किस प्रकल्प के साथ, किस आयाम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या काम रहता है? जी धन्यवाद विवेकानंद जी। जैसा आपने भूमिका में ही बताया, संघ के संस्कार लेकर के समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करते करते अन्यान्य दायित्व रहे। वर्तमान में संघ का ही एक क्षेत्र विमर्श को लेकर के समाज जीवन के बुद्धिजीवी वर्ग में इस समय संसार भर में जो वैचारिक युद्ध चल रहे हैं जी, उसको परास्त करने के लिए, विमर्श को सही दिशा देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व संघ के ने तय किया कि प्रज्ञा प्रवाह ऐसा करके एक संगठन, इसकी स्थापना तो लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी जी, उसमें अभी राजस्थान क्षेत्र का दायित्व है और उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो प्रज्ञा प्रवाह के नाम से, जैसे नाम से भी लगता है प्रज्ञा का प्रवाह, और वो भी सकारात्मक दिशा में हो। एक तरीके से वैचारिक युद्ध की जो बात आप कर रहे हैं, नैरेटिव बनाए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और मीडिया भी इसमें एक बड़ा रोल अपना निभाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इसी प्रकार का काम रहता है? बिल्कुल आपने ठीक समझा विवेकानंद जी, यही भाव है। और उस समय के जो हमारा नेतृत्व था उन्होंने सोच करके, उनमें आदरणीय स्वर्गीय ठेंगड़ी जी, केरल से पी परमेश्वरन जी, ऐसे ही और ख्यात नाम विद्वान विचारक, उन्होंने ये सोचा कि आज ये इस जो बीती शताब्दी के अंत में जी, जिस प्रकार का विश्व में एक वातावरण बन रहा था, देश में भी, और कुछ विशिष्ट विचारधाराओं ने इस देश के स्वयं को भुला करके लोगों में एक आत्मविस्मृति की स्थिति जो लादी थी, उससे निपटने के लिए उन्होंने विचार किया कि कोई तो भी ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच होना चाहिए जो इनके द्वारा गढ़े गए 50-55 साल में जो जिस प्रकार के नैरेटिव्स बना दिए गए थे, उनका उन्मूलन करने के लिए, जो गहरे बैठ गए भारतीय मानसिकता में, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार का काम कुछ होना चाहिए। और विविध स्तरों पर ये काम चल भी रहा है जी। अब जानना ये चाहेंगे कि इस समय तो जैसे आप प्रज्ञा प्रवाह का काम कर रहे हैं, इससे पहले संघ में या फिर संघ से संबंधित जो संगठन है उनमें किस किस में क्या क्या कुछ जिम्मेदारियां रही?
जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। पिताजी साधारण किसान थे और लगभग 8वें दशक के मध्य 1975 में मैं गांव से निकल करके शहर में यहाँ अपना अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तत्कालीन आयुर्वेद महाविद्यालय में आया जी। तब तक 15 साल की उम्र भी थी, संघ के विषय में कुछ सुना नहीं था, जानकारी कुछ नहीं थी। लेकिन यहाँ प्रवेश लेने के साथ साथ जी। एक एक राष्ट्रीय घटना उस समय हुई और 26 जून 1975 को आपातकाल लग गया था। हाँ, आपातकाल लगा और उसी समय लगभग मेरा यहाँ प्रवेश हुआ। अच्छा। तो संघ क्या है, आपातकाल क्या है, इसकी भी इतनी समझ नहीं थी। मेरे पिताजी खादी कार्यकर्ता रहे, लेकिन आपातकाल के विरोध के कारण उन्होंने उस विशिष्ट विचारधारा को छोड़ करके फिर वो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े। उस कारण परिवार को बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ी। इसलिए वो अंतर्मन तक भी संस्कार था कि आपातकाल क्या होता, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, पारिवारिक राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, इसकी तो समझ बाद में आई। लेकिन 15 साल की उम्र में परिवार ने जो कष्ट भोगा, उसमें से धीरे धीरे फिर जो लोकतांत्रिक संघर्ष मोर्चा यहाँ काम कर रहा था, उतनी समझ नहीं थी। लेकिन अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ लग करके रात में कहीं पर्चे बांटना है, कहीं पोस्टर चिपकाने का है, ये सब काम हमने तो आप के बारे में ये कहा जा सकता है कि सीधे सीधे संघ के कार्यक्रमों में जाना बाद में हुआ। पहले जो आपातकाल आ गया उस समय क्या देश की परिस्थिति थी और हमारे क्या भूमिका हो सकती है, उसके माध्यम से आप सामाजिक जीवन से जुड़े। पहली बार सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय कैसे आया होगा, क्या कुछ? ऐसा हुआ जब धीरे धीरे आपातकाल हट गया और नया शासन स्थापित हो गया। उसके बाद उस समय के जो कार्यकर्ता थे उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में थे और मेरा पहला संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। अच्छा। शाखा से मेरा संपर्क हुआ 1979 में। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में होना था जी। और उसके लिए जब अर्थ संकलन करने की बात आई तो फिर ये कहा गया अपने सीनियर कार्यकर्ताओं ने कि आपको आसपास के शाखाओं में जाना है और स्वयंसेवकों से मिलकर के ये 10-10 रुपए के कूपन स्वयंसेवकों के माध्यम से अर्थ संग्रह करना है। तो ये कहूँ मैं कि सीधे सीधे सितंबर 1979, मुझे ध्यान भी है ठीक से क्योंकि दिसंबर में हमारा अधिवेशन था, उसे 2 महीने पहले जयपुर क्षेत्र का जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है उसकी शाखा में मेरा पहली बार जाना हुआ। अच्छा। और उस समय शाखा में जो स्वयंसेवक थे उनके देखा देख पहली बार मैंने ध्वज प्रणाम किया, परंतु ध्वज क्या, प्रणाम क्या, शाखा की गतिविधि क्या, इस विषय में कतई जानकारी उस समय तक नहीं थी। अच्छा। लेकिन उस स्वयंसेवकों के व्यवहार के बाद से लगा कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिना परिचय के भी इतना रेस्पॉन्स दे करके मेरे साथ लग गए और अर्थ संग्रह में एक उत्साहवर्धक वातावरण मेरे साथ में बना। इस तरीके से संघ की शाखा से आपका जुड़ा हुआ। उसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि मूल रूप से तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ आपका संपर्क प्रारंभ में ज्यादा रहा, संघ की शाखा में जाना हुआ। क्या संघ का फिर कोई शिक्षण वगैरह करने का अवसर मिला? जब लगातार फिर विद्यार्थी परिषद के दायित्व महाविद्यालय स्तर से लेकर के सीधे मेरे पास प्रदेश का दायित्व आया, प्रदेश कार्यालय मंत्री का। उस समय राजस्थान प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। उनके साथ संपर्क आया और उस समय विद्यार्थी परिषद में आपातकाल के तुरंत बाद, आपातकाल के दौरान ही जिन लोगों को प्रेरणा मिली थी, तो ऐसे लगभग 10 लोग विद्यार्थी परिषद में फुल टाइमर। तो फुल टाइमर क्या है, ये कंसेप्ट भी उस समय ध्यान में आया कि घर परिवार छोड़कर वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक सामाजिक काम करना। तो धीरे धीरे थोड़ी स्पष्टता आई। 80 में आते आते ये आग्रह बना कि संघ का शिक्षण करना चाहिए, पर तब तक भी शाखा में नियमित नहीं होता था क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन एक आत्मीय भाव लगने लगा था। विद्यार्थी परिषद कार्यालय में रहते रहते यहाँ कुछ व्यवस्थाएं भोजन आदि की थी नहीं, तो समय बेसमय संघ कार्यालय भारतीय भवन बन चुका था, तो वहाँ जाना रहता था और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को देख करके भी ऐसा लगता था कि भले प्रांत प्रचारक है माननीय स्वर्गीय सोहन सिंह जी, लेकिन उनकी आत्मीयता देख करके लगता था कि ये वातावरण ही कुछ अलग है। और एक साधारणतया बाकी समाज में, संस्थाओं में, संगठनों में जो औपचारिक दूरी हुआ करती है वहाँ कतई नहीं थी। और फिर सब चलते चलते 1982 में मेरा संघ शिक्षण हुआ, प्रथम वर्ष यहीं आदर्श विद्या मंदिर में। तब से फिर नियमित रूप से, परंतु दायित्व मेरे पास फिर भी विद्यार्थी परिषद का ही रहा। दायित्व विद्यार्थी परिषद का ही रहा। विद्यार्थी परिषद में क्या क्या जिम्मेदारियां रही आपके पास में? विद्यार्थी परिषद में प्रारंभ तो मेरा इकाई प्रमुख से ही हुआ जी। विद्यार्थी परिषद ने जब देश भर में जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो एक ऐतिहासिक निर्णय विद्यार्थी परिषद ने उस समय लिया था कि हम छात्र राजनीति में, चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जब ये हुआ कि जब चुनावी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ग्रामोत्थान हेतु विद्यार्थी, ऐसे कुछ प्रकल्प चले।
तो हमारी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की इकाई की ओर से यहाँ कागदीवाड़ा में एक चिकित्सा शिविर हम नियमित रूप से, तो वो जिम्मेदारी मेरे पास रही। आप चूंकि उस विषय से जुड़े हुए भी थे, इसलिए तो वो काम मेरे जिम्मे आया। जी। और इकाई प्रमुख रहते रहते ही फिर मुझे सीधे प्रदेश कार्यालय मंत्री का दायित्व रहा। उससे मुक्त होने के बाद फिर मेरी नौकरी लग गई थी, तो सीकर में रहा। सीकर में विभाग प्रमुख रहा। सीकर से फिर उदयपुर चला गया। उदयपुर में जैसी व्यवस्था, वहाँ महानगर अध्यक्ष रहा, महानगर प्रमुख रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद फिर जयपुर में जब आयुर्वेद संस्थान में आ गया, उसके बाद से निरंतर 2008 तक विद्यार्थी परिषद महानगर अध्यक्ष कुछ समय, लेकिन महानगर प्रमुख और केंद्रीय टोली में रहा। कुछ समय के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी में भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। तो अधिक समय जो है वो जिम्मेदारी के नाते तो विद्यार्थी परिषद में रहा। तो ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी परिषद और प्रज्ञा प्रवाह, इन दो क्षेत्रों में ज्यादा काम करने का अवसर आपको मिला। इनके अलावा भी किसी और संगठन में भी काम करने का रहा? इनके अलावा किसी अन्य संगठन का दायित्व मेरे पास नहीं रहा। अच्छा। लेकिन समसामयिक अन्य संगठन जो चलते तो मिलकर कई कार्यक्रमों में, अभियानों में, जैसे उदयपुर में रहे तो वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का अच्छा काम है, तो समसामयिक रूप से वहाँ जिस प्रकार के कुछ कार्यक्रम रहे होते तो उनमें कुछ सक्रियता रहती थी, परंतु प्रत्यक्ष दायित्व केवल विद्यार्थी परिषद। ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता है कि जो लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, तो या तो किसी न किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ते हैं, और यदि वहां नहीं लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आके काम करने का एक सामान्य सा ट्रेंड ये देखने को मिलता है। आपकी पीढ़ी में उस दौर में हो सकता है बहुत से लोग हों ऐसे कि जो सीधे प्रत्यक्ष भाजपा की राजनीति से जिन्होंने दूरी बना के रखी हो। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि विद्यार्थी परिषद में इतने समय काम किया है तो सीधे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा भाग्य आजमाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका कहना, परंतु छात्र राजनीति से राजनीति में जाना एक विषय ये भी था, परंतु उस समय ऐसे भी हमारे सामने रोल मॉडल थे कि छात्र राजनीति में रहते हुए भी समाज सेवा का काम करना, समाज के अन्य क्षेत्रों में जाकर काम करना, ऐसे भी हमारे सामने मॉडल थे। तो हमारे लिए आदर्श वो थे, तो जिन्होंने समाज के लिए कुछ देना है, तो राजनीति से दूर रह करके भी समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें काम करना, हम उनको देख करके फिर आगे बढ़ते। तो ये विचार कभी मन में आया नहीं कि छात्र रहते हुए हम चुनावी राजनीति में हम भाग लें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आपके आदर्श इस प्रकार के लोग हैं कि जो विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भी समाज सेवा के काम कर रहे हैं, ग्रामोत्थान के काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका मन भी फिर वैसा ही कुछ करने वाला है। और यदि आपने अपने आदर्श ऐसे लोगों को बना लिया है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके और सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना है, तो फिर रास्ते अलग हो सकते हैं। कमलेश जी की बात से ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है। अच्छा, आपसे चर्चा अब ये करना चाहेंगे कि जिस दौर में आप जुड़े इस विचार के साथ में, आपातकाल का दौर था जो आप बता रहे हैं, और आपका ये भी कहना हुआ कि परिवार में पिताजी जो है वो पहले सीधा सीधा कहें तो शायद कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए रहे होंगे। तो जब आपातकाल लगा तो पिताजी जो है वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री कहेंगे, कांग्रेस की तो क्या, कांग्रेस के विचार की थी, तो उनके द्वारा जो आपातकाल लगाया गया उसके विरोध में आ गए पिताजी। उसके विरोध में आ गए और उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा कि वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सेवारत थे जी। उस नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। अच्छा। मेरे दादाजी, बड़ी माँ और हम, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन चार भाई और 2 बहनें, उस पूरे परिवार के सामने योगक्षेम का संकट भी उस समय आ गया। सब पढ़ने वाले थे, लेकिन एक वो दौर बीता, तो उस कारण से भी उस विचार के प्रति इतनी जबरदस्त वितृष्णा जो आज भी मौजूद है वो झलकती भी है कहीं, क्योंकि वो प्रारंभिक काल जो 15 साल से 19 साल की उम्र में जो देखा भोगा, परंतु पिताजी ने वो आपातकाल में उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद खेती के बल पर हमने सारा घर का योगक्षेम चलाया। तो वो तृष्णा आज भी निश्चित रूप से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस विचार के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है और यदि वहां पर कुछ अनैतिक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जैसा कमलेश जी ने बताया कि इस तरीके से गांव गांव, ढाणी ढाणी में लोगों ने विरोध किया, ये परवाह किए बिना कि परिवार कैसे चलेगा, परिवार की रोजी रोटी पर संकट आएगा तो आएगा, लेकिन अपने विचार के प्रति लोग कितने दृढ़ हुआ करते थे। आज के इस दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक है और नई पीढ़ी तक तो निश्चित रूप से ये बात जानी ही चाहिए कि जब आपको चारों तरफ
केवल और केवल स्वार्थ का माहौल दिखाई देने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कि जो एक रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए चाहे जितना नुकसान हो उठाने को तैयार रहते थे। कमलेश जी, आपके मन में तो निश्चित रूप से उस दौर में जो कुछ हुआ उसके कारण वितृष्णा होनी ही थी, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़े, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी, आयुर्वेद की आपने पढ़ाई की, और जो मेरे को जानकारी अभी हुई है कि आपने जहां अध्ययन किया वहीं पर आपने फिर बाद में सेवाएं भी दी। आपका जो सेवा काल रहा, चूंकि आपकी पहचान तो एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो ही गई थी, और जिस दौर में आप सेवा में आए थे उस समय भी कोई बहुत अधिक अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। सेवा काल के दौरान क्या कुछ आपको भी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या सीधे सीधे के खामियाजा भुगतना पड़ा कुछ इस विचार के कारण? नहीं, ये मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि ऐसा दौरा मेरे सामने नहीं आया कभी। फिर भी जब चुनावी राजनीति होती थी तो एक लेबल लगवाता है कि विद्यार्थी परिषद है, और विद्यार्थी परिषद जब चुनाव में भाग लेती है तो मैं स्वयं प्रशासन से कह करके कि चुनावी राजनीति से मुझे अलग रखे, क्यों कोई मेरे ऊपर अंगुली उठाए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद स्वयं भागीदार होती है और मैं विद्यार्थी परिषद का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। तो चुनावी कार्यक्रम से मैं स्वयं अपने आप को अलग कर लेता था। एक चीज ये रही। दूसरा, प्रशासन को कभी भी मेरे प्रति ऐसी अंगुली उठाने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कि धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी परिषद में जो जिन वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया उनसे जो प्राप्त संस्कार थे, उस कारण से ये थे कि हम जिस समय जहां हैं उस समय उस विषय के साथ पूरा न्याय करें। इस कारण प्रशासन को कभी हमारे ऊपर अंगुली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, परंतु जहां हम कार्य कर रहे हैं उस काम के प्रति, उस संस्थान के प्रति हमारे समर्पण को देख करके किसी भी प्रशासक की हिम्मत नहीं रही कि हमारे बारे में कुछ अन्यथा सोचे, कुछ अन्यथा। बल्कि एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि राज्य सरकार के प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर स्वयं प्रशासकों ने अपनी ओर से दे करके कि इनकी वैचारिक धारा, विचार भले विचारधारा परिसर से बाहर कैसी भी हो, परंतु संस्था में मेरे लिए एक एसेट है, ये एक संसाधन है और इनकी मुझे आवश्यकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो संघ के संस्कार के कारण ऐसा हो। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संघ का संस्कार आपको ये भी सिखाता है कि आप जहां भी हैं वहां अपनी प्रामाणिकता से काम करें, और विविध क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि संघ के कार्यकर्ता अपनी एक विशिष्ट पहचान अपनी इसी कार्य प्रणाली के कारण, अपनी ईमानदारी कहिए या कार्य के प्रति अपनी निष्ठा कहिए, उसके कारण निश्चित रूप से बना ही लेते हैं। अब बात करना चाहेंगे संगठन में जिस तरीके से आपने लंबा समय दिया, ऐसे कोई 2-3 कोई कार्यकर्ता, चाहे प्रचारक हो चाहे गृहस्थी कार्यकर्ता हो, ऐसे अभी आज ध्यान में आते हैं कि जिनके कारण लगता है कि जीवन में निश्चित रूप से उनका यदि साथ नहीं मिला होता तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय कार्यकर्ता, या यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद की रीति, नीति, दिशा, कार्य पद्धति को विकसित करने वाले एक सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यशवंतराव केलकर, जो स्वयं गृहस्थ कार्यकर्ता थे, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, परंतु उनके द्वारा काम करने का तरीका, कार्यकर्ताओं को सहेजने का, संभालने का उनका तरीका, उस समय जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के, जो बाद में संघ के सह सरकार्यवाह रहे माननीय मदन दास जी, उनके साथ भी काम करने का मौका लगा। परिवार में आने पर परिवार के साथ जिस प्रकार का वो एकदम समभाव रखते थे, और ऐसा लगता नहीं था परिवार को भी कि कोई पराया व्यक्ति बाहर से आया हुआ है। उस कारण से काम करने की एक प्रेरणा मिलती थी, और ये लगता था कि वास्तव में तो संन्यस्त जीवन इन लोगों का है, और फिर न्यूनतम आवश्यकताओं के रहते हुए काम को चलाना। तो उस श्रेणी में जैसे मैंने जिक्र किया, माननीय यशवंतराव जी केलकर, उसमें अध्यक्ष बने बाला साहब जी आपटे, केंद्रीय स्तर के प्रांत स्तर पर प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। उसी समय जब महेश चंद्र जी ने भी सामाजिक काम करने के लिए नानाजी देशमुख के साथ जाकर दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान में काम करना प्रारंभ किया, उसी दौरान उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय गोविंदाचार्य जी, तो इन लोगों को देखकर लगता था कि ये वास्तव में सन्यासी हैं, और समाज में रहते हुए, यानी सन्यासी समाज छोड़कर बाहर चला जाए तो आसानी से अपना संन्यस्त जीवन जी सकता है, पर गृहस्थ सामाजिक जीवन में रहते हुए भी संन्यस्त होकर रहना, ऐसी प्रेरणा उन लोगों से मिलती थी। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक संबल रहता था कि इनको देख करके हमें कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए। आपने बहुत से कार्यकर्ताओं के नाम बताए, बहुत से प्रचारकों के भी नाम बताए, और उनका जीवन नजदीक से देखने का आपको अवसर मिला। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई इस तरीके की घटना कोई याद आती है कि जिसको आज जीवन के इस दौर में आप सोचते हैं कि
40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले वो घटना हुई थी, वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। कोई संगठन को लेके इस तरीके का कोई। हाँ जरूर, छोटी छोटी बातें हैं पर वो जी। बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। जी। जिस समय राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हो रहा था, वो रजत जयंती उत्सव था और यशवंत राव जी मौजूद थे यहाँ। संजोग से अधिवेशन की व्यवस्थाओं में मेरे पास अधिकारी आवास की व्यवस्था थी, तो कार्यकारिणी की बैठक लगातार नियमित चलती रहती थी वो। तो उनके जलपान के लिए जब मैं सर्व करने के बाद कटलरी उठाकर बाहर आने लगा तो विद्या मंदिर के गेट पर वो स्प्रिंग लगी रहती थी, तो मैं थोड़ा असंतुलित हुआ और वो प्लेट्स मुझसे गिर गई। सारी बैठक चल रही है, लेकिन यशवंत राव जी जो उन सब में सबसे वरिष्ठ थे वो उठकर आते हैं और इतना संभल लेते हैं। मैं एकदम परेशान भी हो गया था कि कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उसमें क्रोकरी टूटी मेरे हाथ से। वो स्वयं मेरे साथ लग करके उस सबको इकट्ठा करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बड़े सांत्वना के साथ। ऐसा ही और एक वाकया, गोविंदाचार्य जब यहाँ थे तो दीनानाथ जी गली के कोने पर ही दीनानाथ जी के मंदिर में अपना कार्यालय हुआ करता था जी। तो उनका कुर्ता फट गया था एक। मैं कार्यालय मंत्री था उस समय, तो कार्यालय के बगल में एक टेलर की दुकान हुआ करती थी, तो मैंने उनके लिए उनके पुराने कुर्ते का नाप लेकर के कुर्ता सिलवा दिया। 2 कुर्ते 2 पायजामे नए सिलवा दिए जी। 7 दिन के प्रवास के बाद जब जाने लगे तो नया कुर्ता पायजामा मैं उनके बैग में रख दिया मैंने। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने वापस निकाल कर रख दिया, फिर मैंने वापस रख दिया। ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो उन्होंने कहा कमलेश जी ये मेरे नहीं है ये। तब मैंने कहा वैसा आप कहा ये अभी आप ही के लिए बनवाए मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मेरे पास 2 कुर्ते 2 पायजामे हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब आप सोचे आज के समय में 2 कुर्ते 2 पायजामे क्या होते हैं। आप एक दिन के प्रवास के लिए भी जाते हैं तो 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रखकर लेकर जाते हैं जी। और जब मेरा आग्रह रहा तो उन्होंने दोनों कुर्ते पायजामे बैग में रख लिए, लेकिन पुरानी कुर्ती यहाँ छोड़ गए। रखे वो 2 के ही 2 रखे 2 ही उन्होंने। तो जीवन में सीमित संसाधनों से अपना जीवन चलाना एक प्रेरक प्रसंग उनका मुझे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो चर्चा जिन गोविंदाचार्य जी की हो रही है, वे गोविंदाचार्य आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि सत्ता के इतना नजदीक रहने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका वास्तव में जीवन कितना सहज और सरल जीवन है और कितना त्यागमय जीवन ये लोग जीते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में रहने वाले लोगों को ही वो बातें ठीक से समझ में आ पाती हैं, या फिर ये बातें कुछ अलग तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से यदि साझा होती हैं तो पता लगती हैं। आपके नाम पर मेरा एकदम से ध्यान गया फिर से कि आपके, जब से मैं आपको पहचानता हूं, जब से आपके बारे में सुना है, विद्यार्थी ये जो शब्द जुड़ा है, नहीं तो सामान्यतः नाम के साथ में जाति लोग जोड़ के रखते हैं, प्रोफेसर कमलेश विद्यार्थी। तो ये क्या विद्यार्थी भी उस विद्यार्थी परिषद के कारण जुड़ा है, या गणेश शंकर विद्यार्थी भी हम एक सुना करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन में मेरा लंबा कार्यकाल विद्यार्थी परिषद में ही बीता, इसलिए शासकीय अभिलेख में जरूर शर्मा ही लगता है, परंतु अपने विचार परिवार में विद्यार्थी के नाम से ही जाना जाता हूँ। और आश्चर्य तो ये होता है, शुरुआत कब हुई? बस ये जब विद्यार्थी परिषद का दायित्व मेरे को मिला तब प्रदेश कार्यालय का जब काम करते करते रहता था तो वहाँ कुछ तो ये भी था कि उसमें थोड़ी प्रतिकूलताएं बहुत थी। तो कमलेश कुमार शर्मा ये लिखने के बजाय मैं कमलेश विद्यार्थी लिखने लगा था। तो प्रदेश का पत्रक जो नियमित रूप से निकला करता था, पूरे प्रदेश में जाता भी था, अन्य प्रांतों में भी जाता था, उसमें मैंने अपनी पहचान कमलेश विद्यार्थी के नाम से शुरू की। ये बात 1979-80 के आसपास की बात है। फिर तब से इसी नाम से एक तरह से कुख्यात हो गया और परिवार में कमलेश विद्यार्थी के नाम से ही जाना जाता रहा। अब तो हास्य ऐसा भी होता है, संस्थान में जो सेवा में रहा और कोई मिलने के लिए आता और गार्ड से पूछता है कि वो प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी, तो गार्ड कहता था वो जो कमलेश विद्यार्थी हैं वो, हाँ तो वहां चले जाओ। तो कभी ये संकट नहीं हुआ है कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं उनको विद्यार्थी कहा जा रहा है? बड़ी रोचक चर्चा ये हो गई है निश्चित रूप से। अच्छा, अब जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद में तो लंबे समय तक आपका काम करना रहा और ये सारी चीजें हुई, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हर एक संगठन जो है उसकी एक अपनी रीति नीति है, उसका काम करने का एक अलग से ढंग है, और मूल संगठन, मातृ संगठन जिसको कहें, वो सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो संघ के साथ में भी अनेक कार्यक्रमों में जाना आना हुआ होगा, बड़े कार्यक्रम होते हैं तो फिर विविध संगठनों से वहां से भी कार्यकर्ता आते हैं, उन व्यवस्थाओं में जुड़ते हैं। तो संघ के जिनके पास सीधे संघ की जिम्मेदारी रही, ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे प्रचारकों से मिलना जुलना खूब रहा होगा। कोई ऐसा संस्मरण और हमारे दर्शकों के साथ साझा? एक तो बड़ा रोचक संस्मरण है ये, जिस वर्ष मैंने संघ शिक्षा वर्ग किया
तो जो वर्ग के सर्वाधिकारी थे उन दिनों में तो 25-26 दिन के वर्ग हुआ करते थे, महीने भर के जी। तो जो संघ के वर्ग के सर्वाधिकारी थे उनके नीचे बैठकर संघ का शिक्षण प्राप्त किया। और उसके तुरंत बाद विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग हुआ करते थे जी। तो पाली विभाग का जो अभ्यास वर्ग विद्यार्थी परिषद का हुआ, उस अभ्यास वर्ग के समापन में बौद्धिक देने के लिए मुझे जाना पड़ा। और योगायोग से जो वर्ग सर्वाधिकारी थे वो पाली के सोजत के रहने वाले थे। 1 महीने तक जो मंच पर बैठे थे, मैंने जब वहां अपना उद्बोधन शुरू किया तो वो सामने नीचे की पंक्ति में बैठे हुए थे। तो आप ऐसे देखिए कि ये संघ की व्यवस्था है, ये वहीं से आ सकता है कि महीने भर तक उनके नीचे बैठकर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया संघ का। एक अचानक 4 दिन बाद ही मैं बौद्धिक कर रहा हूँ और वर्ग के सर्वाधिकारी सामने बैठे हुए हैं। भूमिकाएं बदल गई वो निश्चित रूप से ये जो है ये विशिष्टता, ये वैशिष्ट है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों में ही देखने को मिल सकता है कि जहां न कोई जाति पाति का भेद है, न कोई पद और जिम्मेदारी को लेके कोई बहुत भागा दौड़ी है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो अधिक समय लगाएगा उसको उसी प्रकार से जिम्मेदारी दे दी जाएगी और फिर उसके बाद आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, तो चाहे आप 25 दिन तक जिनके साथ में बैठ आपने जिनके छत्र छाया में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, लेकिन यदि संगठन को लगता है कि अब आप तज्ञ हो गए हैं तो फिर आपकी भूमिका अलग निश्चित रूप से निर्धारित हो सकती है। एक तरीके से कमलेश जी देखते हैं तो बाहर जो दिखता है काम का एक प्रभाव है, लोगों में जाना आना, मिलना जुलना, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अक्सर ये कहा जाता है या सुना जाता है उनके बारे में कि जो 24 घंटे एक सामान्य व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं वो ही कार्यकर्ताओं के लिए भी बनाए गए हैं, और जो कटौती होती है समय की वो परिवार के समय में से कटौती होती है। आपको भी क्या कोई इस प्रकार का अनुभव आया कि सामाजिक काम करते हुए, बाहर समय अधिक लगाते हुए परिवार में किस प्रकार की स्थिति रही, कोई विरोध की कभी स्थिति बनी, या फिर किस तरीके से ये जो है वो गाड़ी आराम से आनंद से चलती रही? ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में ऐसी परेशानी स्वाभाविक रूप से आ सकती है। वहां थोड़ा सा आपके नाम के अनुरूप विवेक पूर्वक संतुलन करके यदि रखते हैं तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। और उसका मैंने माना है कि समय प्रबंधन ये संघ से सीखा मैंने। घंटे तो 24 ही हैं ये, परंतु आपका समान वितरण करते हुए किस काम को कितनी प्राथमिकता देनी है ऐसा करना पड़ता है। एक सामान्य उदाहरण मैं देता हूँ कि जब उदयपुर में मैं कार्यरत था तो साधारणतः बैठक शुरू होने का समय तय होता है, बैठक खत्म कब होगी ये हमें नहीं पता होता था जी। तो एक सामान्य सिद्धांत मैंने बना रखा था कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूं तो मैं घर पर कहकर जाता था कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, और एक स्टैंडिंग निर्देश था कि मैं जो बताकर जा रहा हूं उसमें 1 घंटा और आगे पीछे हो सकता है, तो मुझे 2 घंटे का मार्जिन मिल जाता था जी। तो ये कार्यकर्ता जरा समन्वय के साथ परिवार को विश्वास में लेकर, इसमें दो राय नहीं, कोई भी गृहस्थ कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में या संघ का काम भी करे वो परिवार के सहयोग के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर परिवार में क्लेश करके वो काम करता भी है तो फिर हम सारे समाज को एक करने चल रहे हैं, सारे समाज में काम करने चल रहे हैं, और परिवार में अगर हम सहमति नहीं बना पाते हैं तो वो करना बेकार रहता है। इसलिए बड़े समन्वय के साथ, विवेक के साथ सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए घर परिवार को उतनी प्राथमिकता, उसके बाद समाज को भी प्राथमिकता, ये तब अनुकूल हो जाता है जब हम परिवार को भी इसके अनुकूल कर लेते हैं तो थोड़ी कठिनाई कम होती है। एक बात और, कई कार्यालयों में आना जाना रहा तो कई स्थानों पर ये देखने को मिला कि यदि किसी कार्यालय में, किसी संस्थान में लोग काम करते हैं और उनमें से कुछ काम करने वाले लोगों के प्रति एक विचारधारा का एक लेबल लगा रहता है कि ये पहचान हो जाती है उनकी कि ये इस विचार के व्यक्ति हैं, उनके विरोधी विचार के व्यक्ति वो यदा कदा कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे बहस का सा विषय बना देते हैं। तो आप तो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण संस्थान में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, क्या कभी इस तरह की स्थितियां आई, गुटबाजी वाली स्थिति आई, ये एक गुट हो गया, ये एक गुट हो गया, चर्चा चल रही है राष्ट्रीय विषयों को लेके, राजनीति को लेके, और उस सब को कैसे मैनेज करते थे? प्रखरता से वहां भी विषय रखते थे या फिर वहां न्यूट्रल रहते थे या फिर उस चर्चा से मुंह मोड़ लेते थे? नहीं, ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखना, लेकिन लोगों में इस बात का विश्वास था कि ये जो बात कह रहे हैं प्रामाणिक है। और उसका प्रमाण यही है कि जब यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी रहा तो हमारी जो टीचर्स एसोसिएशन बनी तो उसका मैं जब तक सेवा में रहा तब तक अनअपोज्ड प्रेसिडेंट रहा जी। देश भर के शिक्षक होते हुए भी लोगों में ये विश्वास था कि कम से कम टीचर्स के हित में काम करने वाले ही व्यक्ति होंगे। सबका सहयोग जरूर मिलता था परंतु बिना किसी चुनाव के अनअपोज्ड में उसका प्रेसिडेंट रहा।
संस्थान में हमने मेरे सर्विस में रहते हुए हमने कि अलुमनाई एसोसिएशन बनी, उस अलुमनाई एसोसिएशन का स्थापना अध्यक्ष रहा। अभी इस वर्ष मैंने उससे मुक्ति पाई है, भाई नई टीम आगे नए काम करो, उसका अनअपोज्ड प्रेसिडेंट रहा। तो वैचारिक मतभेद लोगों के मन में रहे होंगे, लेकिन उनको इतना जरूर विश्वास था कि ये व्यक्ति प्रामाणिक हैं, जो काम करेंगे संस्था हित में, संगठन हित में काम करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वो कहेंगे। तो इस प्रामाणिकता के साथ काम किया तो इलाज। आप जिस विचार के साथ जुड़े रहे उसको भी अब 5 दशक बीत गए, 50 वर्ष हो गए हैं यदि हम बात करें 1975 से और 2025 तक की। तो इन 5 दशकों में जो संगठन है, चाहे विद्यार्थी परिषद की ही बात कर लेते हैं हम, आपने उसमें ज्यादा काम किया है, तो विद्यार्थी परिषद जो 50 वर्ष पहले था, जो कार्य प्रणाली थी, जिस तरीके के कार्यकर्ता थे, एक आज का दौर है, क्या कितना कुछ परिवर्तन हो गया है? हाँ, एक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है समाज में, जीवन मूल्यों में, ये हर क्षेत्र में ये चीज दिखाई देती है। विद्यार्थी क्षेत्र में भी ये चीज आती है। तो पहले जो समर्पण था वो अपेक्षा कम दिखाई देता है। थोड़ा सा पिछले 3-4 दशक में परिवारों में करियर के प्रति ज्यादा आग्रह जो बना है विद्यार्थियों का। पहले बिंदास होकर विद्यार्थी देर देर तक चाय की थड़ी पर बैठते थे, समाज के विषयों पर चर्चा करते थे, कहीं आंदोलन मूवमेंट के लिए हमको मसल पावर लोग संख्या के रूप में भी और विचार के साथ अड़ने भिड़ने वाले लोग हर समय तैयार रहते थे। आज नई पीढ़ी बहुत करियरिस्ट हो जाने के कारण ऐसे सामाजिक कामों में थोड़ी दूरी, दूसरे विकल्प आ गए, वो सोशल मीडिया पर बाकी जगह वाले सक्रिय रहते हो, लेकिन प्रत्यक्ष समाज के इश्यूज को लेकर के जैसी सक्रियता पहले रहती थी, आज भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वह थोड़ी कमी दिखाई देती, जिसका कारण शायद ये है कि करियर के प्रति परिवार में बच्चों की सीमित संख्या, ये एक सब बड़ा कारण है। अभी वर्तमान में आएंगे, जिस तरीके से प्रज्ञा प्रवाह में आपके पास में जिम्मेदारी है, नैरेटिव जो बनते हैं, राष्ट्र विरोधी जो नैरेटिव बनते हैं, उनको काउंटर करने का एक प्रकार से काम है। किस तरह की गतिविधियां रहती हैं प्रज्ञा प्रवाह की? हाँ। किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं? जी, जैसे अभी देश के सामने ऐसे जो विषय जो बड़ी चुनौती भरे हैं और जिनके विषय में एक नकारात्मक नैरेटिव देश भर में बना हुआ है, उन विषयों की काट करने के बजाय प्रज्ञा प्रवाह का ये सोचना है कि अध्ययन पूर्वक, शोध पूर्वक इन नैरेटिव्स को खत्म करना, तो इसके सामने एक पॉजिटिव नैरेटिव खड़ा करना, उसकी काट उस डिबेट में जाने के बजाय जैसे स्वयं, जैसे हिंदुत्व, जैसे भारत, इन विषयों को लेकर के पौराणिक काल से लेकर आज तक ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं और उनकी रचनात्मकता, उनकी सकारात्मकता क्या है, इसको समाज के सामने रखना, बजाय इसके कि हिंदुत्व तो हिंदू है, कि वो हिंदू है, कि हिंदू ये नहीं है, कि वो नहीं, उसको बड़ी लाइन खींचने का काम इसके माध्यम से होता है। इसके अलावा समाज के को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनको समाज के सामने रचनात्मक रूप से एक्सपोज करना, वो भी तथ्यों के साथ, प्राइमरी रेफरेंसेस को देख करके, मूल संदर्भों के साथ उस विषय को समाज के सामने रखना, तो शायद धीरे धीरे इन सब चीजों को पार पाएंगे। लेकिन ये कार्य पद्धति प्रज्ञा प्रवाह की है। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। ये जो 5 दशकों की आपकी यात्रा रही है संघ विचार के साथ में, आपको और यदि कोई लगता है कि कोई घटना, कोई संस्मरण, कोई ऐसा ध्यान में आता हो कि जो हमारे दर्शकों तक जाना चाहिए, तो ऐसा एक संस्मरण जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बना हूँ जी, मैं आज जो मैं हूँ, इसमें संघ का बड़ा योगदान है। मेरे में दोष कुछ अभी भी शेष हैं तो मेरे वैयक्तिक हैं, लेकिन मेरे में जितने गुण आए हैं, सामाजिकता के नाते, समाज के प्रति समर्पण के नाते, समाज में बंधुभाव के नाते, ग्रामीण परिवेश से आता हूँ इसलिए वहां थोड़ी बहुत छुआछूत हुआ करती थी, उसमें जो बदल आया है, सोचने का, देखने का तरीका जो बदला है, ये संघ के संस्कार के कारण। और ये कहने को अलग चीज है कि राष्ट्र प्रथम, ये स्वयं में भी और परिवार में भी इसको पेनिट्रेट करने की जो कोशिश हुई है, तो संघ के नाते, इसलिए एक वाक्य में यदि कहना हो तो आज मैं जो कुछ बन पाया हूं, इसमें संघ के विचार का, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। दोष कुछ अभी भी मेरे होंगे जो मुझे, मेरे अपने निजी हैं वो, लेकिन जो गुणोदय हुए हैं, जिन गुणों का मेरा में विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से संघ के विद्यार्थी परिषद के संस्कारों की देन है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक चिंतन का एक बड़ा विषय हो सकता है, या विचार प्रकटीकरण की एक, हम कह सकते हैं कि अलग लकीर इसको आप कह सकते हैं, कि जो कुछ मेरे भीतर अच्छा आया है संगठन के कारण आया है, और यदि कोई दोष रह गया, ये यदि व्यक्ति इतना अपने आप का मूल्यांकन करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि आसपास का वातावरण बड़ा खुशनुमा हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। चलते चलते आपसे एक ऐसा संदेश लेना चाहेंगे, जो कि आप 5 दशक से जुड़े हुए हैं, जो
नए युवा लोग आज इस संघ विचार के साथ जुड़ रहे हैं, संघ का शताब्दी वर्ष इस समय चल रहा है, नए जुड़ने वाले युवा हों चाहे प्रौढ़ हों, नए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे एक संदेश के रूप में? आज संपूर्ण समाज के लिए संदेश यही है कि यही एक शाश्वत विचार है जो न केवल देश का अपितु संपूर्ण विश्व और मानवता का कल्याण करेगा। और इस दिशा में देश बढ़ने लगा है। पूरी विश्वास, पूरी निष्ठा और लगन के साथ हम एक मुखी होकर बढ़ेंगे यदि, तो शायद हम ये जो बातें करते हैं ना कि सारे विश्व का कल्याण हो, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इस सनातन संस्कृति को लेकर के छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके कुछ समय के लिए देश, समाज, संस्कृति का विचार करेंगे। तो उस लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है, जिसका संकल्प हमारे वरिष्ठ लोग आज करते हैं कि आज़ादी का शतक जिस समय मनाने वाले होंगे, उस समय हम फिर से उस गौरव को पुनः प्राप्त कर सकें। अमलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया और बहुत पुराने आपने जो संस्मरण सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये विचार जीने वाला यदि कोई देश है तो उसका नाम भारत होता है। और ये भारत की भूमि ही है जहां से सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष किया जाता है। केवल मेरा भला हो या मेरे आसपास का या मेरे देश का, इतना नहीं, संपूर्ण विश्व में शांति की कामना करने का जो विचार है वो भारत का विचार है। और उसी भारत के विचार को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से लगा हुआ है। 100 वर्षों की ये अनथक यात्रा इसी प्रकार चलती रही है, जिसके कारण ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और अन्य कहानी, किस्से, संस्मरण और संघर्षों की कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।